पाकिस्तान में हिंदुओं के जो हालात हैं वही बदतर स्थिति बांग्लादेश में भी है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा पर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हलचल शुरू हो चुकी है। जो चुनी हुई सरकार की कीमत पर बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार बने मोहम्मद यूनुस के लिए अच्छी खबर नहीं है। पिछले कई महीनों से अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने और ट्रंप के धार्मिक सलाहकार रहे जॉनी मूर ने उठाई है। दोनों ने अपनी अपनी सरकारों से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इन दोनों देशों में क्या हलचल है, इस पर हमने फिक्र वाली फाइल तैयार की है जिसमें इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज का अपडेट यह है कि बांग्लादेश के चटगांव में जुमे की नमाज के बाद आज फिर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों पर हमला किया। चटगांव में राधा गोविंद मंदिर पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला किया। इसके अलावा चटगांव के काली मंदिर में भी बड़ी संख्या में कट्टरपंथी घुस गए। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को मारा और मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। काफी देर तक चली तोड़फोड़ के बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में आर्मी की तैनाती की गई। बांग्लादेश में चटगांव हिंदू बहुल इलाका है। इस इलाके के मंदिर कट्टरपंथियों के टारगेट्स पर हैं। आज भी सैकड़ों कट्टरपंथी जुमे की नमाज के बाद इस इलाके की तरफ बढ़े और पत्थरबाजी करने लगे। लोगों के घरों में घुस गए और मंदिरों पर हमला कर दिया। इधर ढाका और कई दूसरे इलाकों में इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को लेकर बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने रैली निकाली। सड़कों पर हजारों की संख्या में कट्टरपंथियों ने प्रदर्शन किया और इस्कॉन को बैन करने की मांग की। अब कल ही हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार किया तो सरकार बैन तो लगा नहीं सकती है, लेकिन इस्कॉन के अलग अलग धर्मगुरुओं के खाते सील करने में जुट गई है। बांग्लादेश सरकार ने चिन्मय कृष्ण इस्कॉन के 16 सदस्यों के बैंक खाते जब्त कर दिए। कल ही बांग्लादेश बैंक की इंटेलिजेंस यूनिट ने इसके लिए निर्देश जारी किए थे। अगले 30 दिनों तक ये लोग किसी भी तरह का लेन देन नहीं कर पाएंगे। अगर जरूरी हुआ तो लेन देन को निलंबित करने की अवधि बढ़ाई जाएगी। यानी साफ है कि यूनिट सरकार हिंदुओं पर हमले करने वालों को तो बचा ही रही है, इनके खाते भी जब्त कर रही है जिससे ये कानूनी लड़ाई न लड़ पाए। अब ऐसा करके मोहम्मद यूनुस ये सोच रहे हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन सच यह है कि दुनिया भर में बांग्लादेश की कट्टरता का सच उजागर हो चुका है। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा का मुद्दा उठाया है। उन्होंने संसद में कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। इस्कॉन को बैन करने की कोशिश हो रही है। यूनुस सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ऐसे में ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वह धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। उनके सवाल पर ब्रिटिश उप विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। हम देखेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को कैसे रोका जा सकता है। सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका से भी यूनिस सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के धार्मिक सलाहकार रहे USCIRF के पूर्व कमिश्नर जॉनी मूर ने कहा है कि मौजूदा अमेरिकी सरकार का बांग्लादेश पर ज्यादा ध्यान ही नहीं है। भले ही बाइडेन प्रशासन बांग्लादेश के हालात को नजरअंदाज कर रहा हो, लेकिन मुख्य तथ्य यह है कि अमेरिका में सरकार बदलने जा रही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों में शीर्ष प्राथमिकता उसको दी जाएगी। ऐसा उम्मीद है, पहले कार्यकाल में दी गई थी, लेकिन आगे भी ऐसा होगा, ऐसी उम्मीद है। इस बार भी आपको ऐसा ही देखने को मिल सकता है। जॉनी मूर के बयान से साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों और शांति से हिंदुओं पर हमले को देखने वाली यूनिस सरकार के बुरे दिन आने वाले हैं। बांग्लादेश में मौजूदा संकट के लिए मोहम्मद यूनुस तो जिम्मेदार हैं ही, साथ ही साथ ट्रंप के खिलाफ उनका पुराना रिकॉर्ड काफी खराब है। साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को हराया था। तब मोहम्मद यूनुस ने दुख जाहिर करते हुए उस वक्त कहा था कि ट्रंप की जीत एक सूर्य ग्रहण और काले दिनों की तरह है। इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद यूनुस का नाम अच्छे से याद कर लिया। फिक्र की न्यूज लिस्ट में आज सुप्रीम कोर्ट से आई दो बड़ी खबरें भी शामिल हैं। एक का कनेक्शन संभल हिंसा से है, जबकि दूसरी खबर का फोकस यूपी में गैंगस्टर एक्ट पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवालों पर है। और इस हिस्से की शुरुआत हम संभल से करेंगे। संभल में 24 नवंबर की हिंसा के बाद अभी शांति है, लेकिन हिंसा वाली आग की इस गर्मी को संभल से लेकर नेताओं के बयानों तक महसूस किया जा सकता है।
आज उसी संबल पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वहां से आदेशों की एक ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट जारी हुई जो ट्रायल कोर्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और संबल जिला प्रशासन के लिए एक लक्ष्मण रेखा की तरह है। हम सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि संबल पर शाही जामा मस्जिद की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को सील रखा जाएगा और खोला नहीं जाएगा। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाते हुए यह भी कहा कि निचली अदालत इस केस में 8 जनवरी तक कोई एक्शन न ले। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें निचली अदालत के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को कहा है और निचली अदालत को यह आदेश किया कि जब तक ईदगाह कमेटी हाईकोर्ट नहीं जाती तब तक केस को आगे ना बढ़ाएं। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी यह निर्देश दिया कि याचिका दायर होते ही 3 दिनों के अंदर उस पर सुनवाई करें और सरकार के साथ जिला प्रशासन से कहा कि संभल में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कैसे सत्ता का कलेश शुरू हो गया, इस पर आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं। न्यायालय के निर्णय का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और न्यायिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच भी चल रही है और लाइन ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था से किसी को खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। समय आ गया है कि कड़ाई से पालन हो 1991 का, वरना सरकार ने एक टूल बना लिया, सरकार ने एक हथियार बना लिया। सरकार अपनी सारी असफलताओं को छिपाने के लिए ऐसे मुद्दे उछाल रही। उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत पहले से ही साफ थी। जिनकी नीयत नहीं साफ है वही लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। तो सत्यता है और जुडिशियल इंक्वायरी को भी उसमें अपनी जांच में पता चलेगा, लेकिन सत्यता तो यही है क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अंदर ये जो अराजकता का माहौल बनाने की तैयारी थी, इसके ऊपर रोक लगेगी और इतना सख्त एक्शन होना चाहिए कि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके कि इंसान की जान की कीमत आप समझने का भी काम ना करो, आप सीधे गोली मार दो माथे पर, छाती पर। इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है, जैसे हमने संबल उत्तर प्रदेश में देखा। सुप्रीम कोर्ट से यूपी से जुड़ी एक और खबर आई। बुलडोजर जस्टिस के बाद अब यूपी का गैंगस्टर एक्ट सवालों के घेरे में है। इस कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में जवाब मांगा। याचिकाकर्ता ने यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 के कुछ प्रावधानों को संविधान और मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। सर्वोच्च अदालत में अधिनियम के जिन प्रावधानों को चुनौती दी गई है उनमें धारा 3, 12, 14, 22, 35 और 40 शामिल है। इन प्रावधानों में 60 दिन की पुलिस रिमांड, एफआईआर दर्ज करने, बिना एफआईआर संपत्तियों की कुर्की, जांच और ट्रायल शामिल है, जिन्हें चैलेंज किया गया है। इन्हीं प्रावधानों को आधार बनाते हुए याचिका में दावा किया गया है कि एक्ट पुलिस को अत्यधिक शक्ति देता है। आपको बता दें कि यूपी गैंगस्टर एक्ट 1986 संगठित अपराध और असामाजिक आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े उपाय प्रदान करता है। हालांकि इसके कथित दुरुपयोग को लेकर इसकी आलोचना भी की गई है, जिसके चलते मौजूदा कानूनी चुनौतियां सामने आई हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने ही यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल भी उठाए थे और कड़ा फैसला भी सुनाया था। उस फैसले के 2 हफ्ते बाद इसी पीठ ने गैंगस्टर एक्ट की वैधता की जांच को लेकर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। अब चलते महाराष्ट्र, जहां नतीजे के 6 दिन बाद भी नई सरकार में सरदार कौन होगा, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ। मुंबई से दिल्ली तक नेता दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत के बावजूद भी किसी एक नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। सबको उम्मीद थी कि आज सीएम पद का सस्पेंस खत्म हो जाएगा, लेकिन उन उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब यह खबर आई कि मुंबई में महायुति की होने वाली बैठक टल गई है। सुबह तक यह खबर थी कि महायुति के वरिष्ठ नेता शाम को मुख्यमंत्री के बंगले पर मिलने वाले हैं, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रालय बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। एकनाथ शिंदे कल जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने ही इस मीटिंग की जानकारी दी थी, लेकिन जब बैठक का वक्त करीब आया तो अचानक खबर आई कि आज की मीटिंग कैंसिल है। अब सवाल है कि ऐसी क्या वजह रही कि आखिरी वक्त में बैठक टल गई? क्या गुरुवार की रात दिल्ली की बैठक में कोई ठोस फॉर्मूला नहीं निकल पाया, या फिर एकनाथ शिंदे नाराज हैं?
राजनीति जब इस तरह घूमने लगती है तो सूत्र बड़े अहम हो जाते हैं, क्योंकि सूत्रों से ही अब तक खबरें छन छन कर आ रही हैं। तो अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे अपने गृह जिले सतारा चले गए। वो रविवार शाम को मुंबई लौटेंगे। इसके बाद सोमवार को मुंबई या दिल्ली में महायुति की बैठक होने की संभावना है, और अगर यह बैठक दिल्ली में हुई तो वो दोबारा गृह मंत्री अमित शाह के साथ होगी, जिसमें तीनों दल के नेता होंगे। बैठक टलने को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन अमावस्या है और शुभ मुहूर्त नहीं है। वैसे सूत्र यह भी बता रहे हैं कि महायुति से पहले मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। उसमें बीजेपी के विधायक अपना नेता चुनेंगे। दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों के सामने 1 दिसंबर को नए सीएम का ऐलान होगा। फिर महायुति के नेताओं की एक संयुक्त मीटिंग होगी। वैसे भी गुरुवार रात जब दिल्ली में बैठक हुई तो सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे को यह संकेत दे दिया गया कि सीएम बीजेपी का बनेगा। बीजेपी के मन में सीएम पद को लेकर देवेंद्र फडणवीस के अलावा कुछ और नाम चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के सीएम पर दोनों सहयोगी दलों की सहमति है। मुख्यमंत्री के अलावा 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में मंत्रालयों पर भी चर्चा हुई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गृह, वित्त, राजस्व और कार्मिक बीजेपी के पास है, जबकि शिवसेना को शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी जैसे मंत्रालय मिलेंगे। हालांकि शिंदे अपने पास गृह विभाग भी चाहते हैं। वहीं एनसीपी को कृषि, सिंचाई, खाद्य आपूर्ति के साथ मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन मंत्रालय मिल सकता है। बीजेपी नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह भी किया है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे के साथ बैठक में मराठा वोटरों के बीच विश्वास बहाली बनाए रखने को लेकर भी चर्चा हुई। ये नाराजगी नहीं है, डिस्कशन है। हमारी जो मांग थी, पार्टी की जो मांग थी, वो हमारे लीडर करके एकनाथ शिंदे साहब ने वो दोनों के सामने वहाँ रख दी है और वो सम्मान करेंगे, ये विश्वास है। कहा जा रहा है कि गांव चले गए हैं, कहीं नाराजगी का हिस्सा है या फिर रूटीन प्रोसेस है? रूटीन प्रोसेस है, वो रेस्ट के लिए गए, कल आ जाएंगे। शिंदे जी ने भी बोला है कि भाई मैं अभी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी निर्णय होगा वो हमको मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे जी को बनाते तो उनका भी स्वागत है, देवेंद्र फडणवीस जी को बनाते तो उनका भी स्वागत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारे में कोई विवाद नहीं है। बहुजनादेश दिखता हुआ मिला है, तो आप इतनी देरी कर रहे हैं, तो क्या ये उसका अनादर नहीं है? जो आपने वादा किया है, क्या उनकी वादा खिलाफी नहीं है? कि अगर आप आपस में मिलकर ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो आप बाकी सारे निर्णय कैसे लेंगे अगर आपस में तालमेल नहीं है? तो दिखाता है कि लोग सत्ता के लिए आए हैं, ना कि जनता की सेवा करने। जो खुद का अपोजिशन लीडर नहीं बना पाए, हमें क्यों सवाल करे, ये सबसे पहला सवाल है। दूसरा मुद्दा इसमें है कि सरकार बनने जा रही है, बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में हमारे विधायक चुन के आए हैं, तो नेचुरली सारे विधायक गांव-गांव में हैं। एक अच्छी सरकार हम देने वाले हैं, तो सारा सबको साथ में लेकर, महायुति है तो सबको साथ में लेकर हम सरकार बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद पर लगातार चढ़ रहे सियासी तापमान के बीच कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे अब से कुछ देर पहले अपने गृह जिले सतारा पहुंच गए हैं। महायुति की बैठक टलने के बाद अचानक उनके सतारा जाने का प्लान बना और शाम को वो अपने गांव पहुंचे। अब वो कल तक यहीं रहेंगे। कल शाम या फिर सोमवार को वो मुंबई लौटेंगे। अब तक का तो प्लान यही है। महाराष्ट्र में सरकार गठन का मामला फिलहाल काफी उलझता दिख रहा है, लेकिन इसी बीच एक नई हलचल हुई। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ आज मुंबई में एकनाथ शिंदे से मिले। मुलाकात की टाइमिंग अहम है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब शिंदे की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। दूसरी बात यह कि शिंदे के सतारा जाने से पहले आवाड़ के इस तरह मुलाकात करने के मायने क्या है। जितेंद्र आवाड़ शरद पवार के करीबी माने जाते हैं, जिन्हें राजनीति का चाणक्य माना जाता है। मुलाकात को लेकर जब आवाड़ से सवाल हुए तो उन्होंने क्या कहा, ये भी देखिए। तो आज मीटिंग करने आए थे मुख्यमंत्री से, क्या कहना चाहिए, क्या बात है? मैं मुख्यमंत्री से मीटिंग जरूर करने आया था, क्योंकि मुझे कुछ मेरी वैयक्तिक कामें थी, तो उनसे मिलने में आया था। मुलाकात की टाइमिंग बहुत कुछ कहती है, लेकिन पार्टी के जो आंकड़े हैं वो कुछ और कहते हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में सीएम का सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं चुनावी हार पर कांग्रेस में भी मंथन चल रहा है। हरियाणा की हार के झटके से कांग्रेस उबर भी नहीं पाई थी कि महाराष्ट्र से भी उसके लिए बुरी खबर आ गई है। नतीजे कांग्रेस के लिए शर्मनाक हैं, चौंकाने वाले हैं।
आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नतीजों में छिपे संदेश पर चर्चा हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी सदस्यों के साथ इस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे, जिसमें खड़गे ने माना कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बहुत नुकसान हुआ है। चुनाव में माहौल हमारे पक्ष में था, लेकिन हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, जाति जनगणना और संविधान जैसे मुद्दे हैं, लेकिन राज्यों के स्थानीय मुद्दे हमें नहीं भूलना चाहिए। राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे कब तक राज्यों का चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में ईवीएम का भी जिक्र हुआ। ईवीएम को लेकर कांग्रेस लगातार मुखर है। नतीजों को लेकर न केवल सरकार बल्कि चुनाव आयोग पर भी पार्टी सवाल उठा रही है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी खड़गे ने कहा कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। फ्री एंड फेयर चुनाव सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग का दायित्व है, लेकिन यह दायित्व कितना निभाया जा रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ 6 महीने पहले लोकसभा के नतीजे महाविकास अघाड़ी के पक्ष में आए। उसके बाद विधानसभा का नतीजा राजनीतिक पंडितों के भी समझ से परे है। कोई भी अंक गणित इस परिणाम को जस्टिफाई करने में असमर्थ है। खड़गे के बाद राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस कार्य समिति में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कठोर निर्णय लेने की जरूरत बताई। कांग्रेस अध्यक्ष के संबोधन में नसीहत और चेतावनी के साथ पार्टी नेताओं के लिए कुछ कड़े संदेश हैं। यही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड की नई सांसद प्रियंका गांधी ने भी ईवीएम और चुनाव आयोग के खिलाफ मीटिंग में खुलकर बोला। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने होंगे क्योंकि पूरी चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर जाना होगा। कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता, या तो ईवीएम या बैलेट पेपर। कांग्रेस ने तय किया है कि वो चुनाव आयोग को निशाने पर रखेगी क्योंकि पूरी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले पार्टी ने आज ही चुनाव आयोग को 5 पन्नों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर कुछ गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। इस ज्ञापन के साथ महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशनों में दर्ज कुछ मुकदमों की कॉपी, पुरानी शिकायतों के दस्तावेज और आंकड़े सबूत के तौर पर दिए गए हैं, जिसमें वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। मतदाता सूची में फर्जीवाड़े का जिक्र है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि महाराष्ट्र के सभी निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 10,000 मतदाता वोटर लिस्ट में जोड़े गए, जबकि पुराने मतदाताओं के नाम काट दिए गए। जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2024 के बीच वोटर लिस्ट में हुए इस बदलाव से 47 लाख मतदाता बढ़ गए। बड़ी बात यह है कि 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 वोटर पड़े। इन 50 सीटों में महायुति 47 सीटें जीत गई। कांग्रेस के मुताबिक चुनाव आयोग का डेटा बताता है कि महाराष्ट्र में शाम 5 बजे तक 58.22% वोटिंग हुई, लेकिन उसी दिन रात 11:30 बजे यह आंकड़ा बढ़कर 65% तक को पार कर गया। यही नहीं, मतगणना से कुछ घंटे पहले यह बताया गया कि 66% से ज्यादा वोट पड़े। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में चुनाव आयोग के एक और डेटा को आधार बनाया। पार्टी ने पूछा कि शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक करीब 76 लाख वोट पड़े, जबकि एक वोट देने में कम से कम 2 मिनट लगते हैं। कांग्रेस का दावा है कि चुनावी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र में यह कैसे संभव हो गया। एनसीपी शरद गुट का भी मानना है कि वोट प्रतिशत में इतना फर्क नामुमकिन है। ये खेल हरियाणा में हुआ तभी ही सुप्रीम कोर्ट में हमें जाना चाहिए था कि शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक इतना परसेंटेज वोट कैसा बढ़ता है। 6.83% बढ़ा हरियाणा में। उसी चुनाव में जम्मू कश्मीर में 1% बढ़ा, झारखंड में 1.30 बढ़ा और महाराष्ट्र में 6.83 बढ़ा। ये नामुमकिन है। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे आप दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि यह खबर अचानक होने वाले हार्ट अटैक से जुड़ी है। पिछले कुछ वक्त से देश में यह विमर्श का विषय है कि आखिर कोरोना के बाद लोगों को अचानक दिल का दौरा पड़ने की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। कभी नाचते हुए, कभी जिम करते हुए, कभी बात करते हुए, तो कभी बैठे बैठे किसी की मौत हो जा रही है। लेकिन अब इस पर एक दावा किया गया है जिसके अनुसार अचानक होने वाले इन हार्ट अटैक की वजह का पता चल गया है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र से आई एक दुखद खबर, जहां 35 साल के, सिर्फ 35 साल के क्रिकेटर की मैदान पर खेलते खेलते हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस क्रिकेटर का नाम है इमरान पटेल,
जो छत्रपति संभाजी नगर में हुए एक मैच में ओपनिंग बल्लेबाजी करने उतरे थे। लेकिन कुछ देर खेलने के बाद अंपायर से बाएं हाथ और सीने में दर्द की शिकायत करने लगे। इसके बाद अंपायर्स ने इमरान को बाहर जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जब इमरान पटेल मैदान से बाहर जा रहे थे तो अचानक वो मैदान पर गिर गए और वहीं दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के बाद अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है, इसे लेकर सबके मन में कई सवाल थे। अब एम्स में हुए एक कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स ने यह दावा किया है कि उन्होंने ऐसे हार्ट अटैक की वजह का पता लगा लिया। सबसे पहले ये समझिए कि अचानक दिल क्यों रुक जा रहा है। तो इसके पीछे वजह है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी ऐसी स्थिति जब शरीर में हानिकारक कण बहुत ज्यादा हो जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट नहीं होते। ये स्थिति शरीर के अंदर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। जब ऐसा होता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसे नियंत्रित करने के लिए दिमाग से कैटाकोलामाइन हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन अगर यह हार्मोन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो दिल की पंपिंग बंद हो जा सकती है और इससे अचानक दिल का दौरा यानी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हार्ट अटैक का कोविड से क्या कनेक्शन है, तो चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। दरअसल कोविड संक्रमण के दौरान शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। कोविड के कारण ACE2 प्रोटीन जो दिल और फेफड़ों की रक्षा करता है वो भी प्रभावित होता है। जाहिर है ऐसे में दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इसके बाद दिमाग से जरूरत से ज्यादा कैटाकोलामाइन हार्मोन रिलीज होने लगते हैं जो दिल की धड़कन को असामान्य बना सकते हैं। यही वजह है कि कोविड के बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने के मामले बढ़ गए। एम्स में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फार्माकोलॉजी सम्मेलन में विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया कि कोविड के बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल असंतुलन के कारण दिल के दौरे के मामले बढ़ गए हैं। ऐसे में 80% लोग सामान्य रहे, लेकिन 20% को गंभीर समस्या हुई और 5% में स्थिति जानलेवा हो गई। और भविष्य में इससे बचाव के लिए दवाएं भी विकसित किए जाने की योजना है। इस दावे पर हमने कुछ हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब पता पड़ा कि कोविड ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 पर असर कर रहा है, जो एक रेगुलेटरी स्विच है, वो बदल देता है पूरे साइटोकाइंस को, वो पूरा स्ट्रक्चर बदल देता है बॉडी का, वो डिसरप्ट हो चुका है। उस डिसरप्शन की वजह से हो क्या रहा है कि सडनली साइटोकाइंस या जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो बढ़ जाते हैं और उसी से ही ये ब्लड का थिकनिंग है या फिर कार्डियक अरेस्ट है या उससे काफ़ी रिलेटेड है। यह है एम्स की रिसर्च और इसीलिए दुनिया भर में भारतीय डॉक्टर सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर है। अब रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी ग्लोबल फिक्र। इस वॉर जोन से हमारे पास आपके लिए 2 खास खबरें हैं। पहली तो यह कि रूस की सेना ने यूक्रेन पर भीषण मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की है। इनमें मिसाइलों की संख्या 90 के करीब है, ड्रोन की संख्या 100 के पार है और रूस ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन के मिलिट्री फैसिलिटीज, डिफेंस इंडस्ट्रीज और सपोर्ट सिस्टम के अलावा कई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के 15 शहरों में पूरी रात हमले हुए हैं। यूक्रेन में ऊर्जा के लगभग सारे साधन ठप पड़ चुके हैं और ठंड आ रही है। वहां पर स्नोफॉल शुरू हो गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में इन दिनों तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है और इस कड़कड़ाती ठंड में इन हमलों के बाद लगभग 10 लाख लोग बिना बिजली के रात गुजारने को मजबूर हैं। और यकीन मानिए 10 लाख एक बड़ा नंबर है, खासकर तब जब वहां पर बहुत कम लोग बाकी बचे हैं, ज्यादातर निकल चुके हैं। वहां मजबूरी का आलम यह है कि नेशनल पावर ग्रिड के ऑपरेटर ने इमरजेंसी बिजली कटौती शुरू कर दी है। कीव, ओडेसा, नीप्रो, डोनेट्स्क में बिजली की सप्लाई बहुत मुश्किल से हो पा रही है। अब आपको दूसरी बड़ी खबर के बारे में बताते हैं जो इन हमलों से भी ज्यादा परेशान करने वाली है। रूस ने अपने एक नए और विध्वंसक हथियार से दुनिया का परिचय कराया। इसका नाम है ओरशनिक और यह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। पुतिन के शब्दों में कहें तो जैसे आसमान से गिरते उल्कापिंड से कभी धरती पर डायनासोर का अंत हुआ था, ये मिसाइल भी धरती पर कुछ हद तक इसी तरह का विनाश लाने की ताकत रखती है। पुतिन ने इस मिसाइल के बारे में और क्या कुछ जानकारी दी है दुनिया को, पहले ये देख लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से मिसाइल मीटियोर से भी ज्यादा खतरनाक है।
पुतिन की बातें ध्यान से सुनने पर ओरेश्निक मिसाइल के बारे में कुछ बड़ी बातें पता चली हैं। ओरेश्निक मिसाइल की स्पीड मैक 10 है, यानी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। यानी यह मिसाइल आसमान से आग के गोले की तरह धरती पर आती हुई दिखाई दे सकती है। ओरेश्निक के हमले से 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा होगा, यानी इतनी गर्मी पैदा होगी कि इसके विस्फोट के केंद्र में हर चीज राख में बदल जाएगी। यानी कि ये न्यूक्लियर मिसाइल ना होते हुए भी न्यूक्लियर इंपैक्ट ला सकती है। जैसे कि एल्यूमिनियम और स्टील की बात करें तो ओरेश्निक मिसाइल के पैदा होने वाली गर्मी में एल्यूमिनियम लोहा तक गल सकता है। एल्यूमिनियम करीब 600 डिग्री तापमान में पिघलता है और स्टील 1500 डिग्री तापमान में, जबकि ओरेश्निक के ब्लास्ट से 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पैदा होगा, जिससे एल्यूमिनियम और स्टील से बनी चीजें पल भर में जलकर राख हो जाएंगी। पुतिन ने यह भी बताया कि ओरेश्निक मिसाइल के हमलों से दुश्मन के बंकर, आधुनिक बख्तरबंद वाहन और टैंक तक जलकर राख हो सकते हैं। तो ये मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसका असर पूरी मानवता पर पड़ सकता है। जाहिर है, जब इसकी शक्ति ऐसी है तो इस मिसाइल से रूस दुनिया के संतुलन को भी जब चाहे हिला सकता है। और इसका एक बहुत छोटा सा नमूना हाल ही में रूस ने यूक्रेन के नीप्रो शहर में दिखाया था। तब यूक्रेन को मिली अमेरिका की लॉन्ग रेंज ATACMS के कुर्स्क रीजन में अटैक हुए थे। रूस ने 21 नवंबर को इसका जवाब नीप्रो में ओरेश्निक मिसाइल हमले के अटैक से दिया था। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उस समय जो हमला हुआ था उसी का वीडियो देख रहे हैं, जिसमें कुछ सेकंड के अंतराल पर यूक्रेन के अहम ठिकानों पर ओरेश्निक मिसाइल में लगे 6 वॉरेट्स गिरे थे और वहां बड़े पैमाने पर तबाही मची।